नमस्कार, आप देख रहे हैं आज श्रृंखला और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज का जो हमारा विषय है डिबेट का, देश में नफरत कौन फैला रहा है, इस मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मिराज वली अफरीदी जी जुड़े हैं और साथ ही भाजपा के प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। बहुत बहुत स्वागत है शुभेंदु जी आपका आज श्रृंखला में। मिराज जी आपका भी आज श्रृंखला में। जी, बहुत जी, शुक्रिया। मेरा पहला सवाल होगा सत्ता पक्ष से, क्योंकि अभी सत्ता में जो पार्टी है वो है भाजपा की। तो शुभेंदु जी आपसे मेरा पहला सवाल होगा, कांग्रेस का आरोप है जब जब चुनाव आता है तब भाजपा हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटने का कार्य करती है। देखो श्वेता जी, ये कांग्रेस को तो कुछ तो कहना ही होगा। अब राजनीति की और राजनीति में उसको जो मैं समझूं कि सीटों की शून्यता से भी नीचे आ गए हैं ये, तो कुछ तो कह के अपने को कहीं ना कहीं खड़ा करने का प्रयास करते रहते हैं। परंतु आपको दो तीन चीजों को मैं याद दिलाऊंगा। कांग्रेस के सरकारों में ये हमेशा रहा कि यदि धारा 370 हटाई गई कश्मीर से तो पूरे देश में खून की नदियां बहेंगी। धारा 370 भी हटी और खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये है भाजपा की सरकार, ये है सबका साथ और सबका विकास। ऐसे ही जब राम जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर विषय चल रहा था, बहुत समय तक मामले लटका के रखा गया कि किसी ना किसी तरीके से तुष्टीकरण कर कर एक विशेष धर्म के लोगों को तुष्टीकरण करके इस मामले को बनाए रखा जाना चाहिए। परंतु और साथ में क्या कहा जाता था कि पूरे देश में फिर से खून की नदियां बहेंगी यदि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बन गया। तो अब राम मंदिर भी बन रहा है और वहां से 30 किलोमीटर दूर एक मस्जिद भी अपने आप में बन रही है, जिसका नाम जो भी दें। तो इसको ही कहते हैं गंगा यमुना तहजीब, इसको ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किस तरीके से साथ में रहकर इस पूरे देश को आगे लेके जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आके हमने समझाया है, सिखाया है। हम दिखाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम तुष्टीकरण के लिए राजनीति नहीं करते। 70 साल तक आप विशेष धर्म के लोगों को वोट लेने के लिए उसको डेवलपमेंट ना हो, उसका कोई भी काम नहीं किया आपने। आपने मुस्लिम समाज के बहनों को आगे बढ़ने नहीं दिया। ट्रिपल तलाक की एक विशेष व्यवस्था देने के बाद मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए भी उद्धार का काम किया है। और आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पूरे देश में कितने कहां पर कितने दंगे हुए, किन राज्यों में दंगे हुए, कितने जगह पर कौन पत्थर मारता था, आज पत्थर मारने वाले कहां चले गए। इसका मतलब है कि पत्थर मारने वालों को भी आप लोग फाइनेंस करते थे। और जहां पर कोई मुद्दा नहीं है, देखिए श्वेता जी हो क्या रहा है, कांग्रेस अपने बल पर कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं कर सकती। जो आंदोलन हो रहे हैं उसके साथ खड़ी हो जाती है, जिससे लोगों को लगे कि ये भी एक आंदोलन है। किसान आंदोलन था तो साथ में खड़े हो गए, रिक्रूटमेंट आंदोलन चल रहा था तो उसमें खड़े हो गए, आर्मी के लिए अग्निवीर आंदोलन कुछ खड़ा हुआ तो उसमें साथ खड़े हो गए, हिजाब का आंदोलन खड़ा हुआ तो उसमें खड़े हो गए। अरे आपको अपनी दम पर कोई आंदोलन खड़ा करो, क्योंकि इस देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। और अच्छा विपक्ष होगा तो लोकतंत्र अच्छा चलेगा। और अच्छे विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस कर सकती है, ये केजरीवाल और ममता बनर्जी ये सब लोग नहीं कर सकते। वो देश को तोड़ने और काटने वाले लोग हैं। चूंकि कांग्रेस 150 साल 125 साल उसका इतिहास है, 1885 से लेकर 2022 तक 137 सालों का इतिहास है। तो 137 सालों के इस इतिहास ने ही कांग्रेस में एक ऐसा एक संस्कार दिया है कि वो भारत को कटने नहीं देगा। परंतु उसके लिए खुद कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। परंतु जो एक और चीज जो मैं कहता हूं, इनको हमेशा ऐसा लगता रहा कि हम मुस्लिम समाज के लोगों को वोट देंगे, हम उनको कुछ और रियायतें देंगे, हम उनको हज पे जाने के लिए वो व्यवस्थाएं देंगे तो वो शायद उनको वोट दे दें। मैं हमेशा कहता हूं, और मुस्लिम समाज के बीच में तो मैं बहुत जाता हूं, उर्दू के चैनलों में मैं बहुत रहता हूं और हमेशा कहता हूं कि यदि आपको अपने बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर या और कोई प्रोफेशनल बनाने हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा। और यदि अपने बच्चों को वेल्डर, पंचर बनाने वाला, बढ़ई, ये सब छोटे काम करना है तो जिनको आज तक वोट देते आए हो आप, कांग्रेस या कोई और पार्टियां, उनको देते रहिएगा।
तो देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत धर्म से ऊपर निकलकर विकास कर रही है। जो वैक्सीन दी गई तो सबको दी गई, किसी से पूछा नहीं गया कि क्या धर्म है तुम्हारा। जब सब पूरे देश को अनाज दिया गया गरीबों को लेकर, तो उससे पूछा नहीं गया कि क्या धर्म है, सब व्यक्तियों को दिया गया। भारत एक है और इसको दो मत करने दीजिए। हमेशा मैं कहता हूं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी राज्य में रहते हो और किसी भी राष्ट्र में क्यों ना रहते हो, अपनी देश को, अपनी भारत माता को यदि भारत माता मानते हैं तो आपको इसमें रहने का अधिकार है, और यदि नहीं भारत माता मानते हैं तो किसी भी धर्म के हो, भारत में रहने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल होगा, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल सभी चेहरे भारत को तोड़ने में माहिर हैं, क्या वो भारत को जोड़ने का कार्य करेंगे? कौन से चेहरे? पहले उन चेहरों का जिक्र करें आप। ये बताएं कि भारत को तोड़ने में किस तरह से, किस प्रकार से शामिल हैं, और खाली आरोप लगाने से नहीं होगा, साबित करना पड़ेगा कि किस प्रकार। कोई वीडियो किसी फर्जी चैनल की न्यूज नहीं, अगर अदालत की तरह। कन्हैया कुमार जो कि जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का गलत बात है, गलत है, झूठ है, अफवाह है, कोई सच नहीं है जो आप आरोप कन्हैया कुमार जी पर लगा रही हैं। यदि ये सच होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन पे आरोप साबित करें, उन्हें गिरफ्तार करवाएं और जेल भेजें। ये झूठ नहीं चलेगा आरएसएस का, इन संघियों का। ये झूठ नहीं चलेगा कि एक तरफ आप आरोप लगा रहे हो कि वो कन्हैया कुमार ने जेएनयू में भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, और एक तरफ आप उन्हें खुला टहलने दे रहे हो। ये झूठ नहीं चलेगा। अरे जी, सुनो मेरी बात। ना सुन तो मैं कैसे सुन लूं? केएनयू में कैसे सुन लूं? मुझे कंप्लीट करने। अरे भाई साहब, मुझे कंप्लीट, मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। ये भाजपा और आरएसएस का झूठ जो ये पिछले 70 सालों से लगातार जहर बोते आ रहे हैं, वो ये समझते हैं कि झूठ लंबे टाइम तक चलता है, लंबे टाइम तक नहीं चलता है। झूठ की जिंदगी बहुत कम वक्त तक होती है। इन्होंने खाली कन्हैया कुमार नहीं, इनके झूठ ने किसी को नहीं छोड़ा। नेहरू जी पे आरोप लगाए, इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा, उनके कैरेक्टर एसेसिनेशन किया इस आरएसएस ने, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें, उनके बारे में गलत बयानबाजी, ये सब करा। मेरा जी, सत्ता में आरएसएस है या फिर भाजपा है? आप बार बार आरएसएस को क्यों बीच में ले आते हैं? क्योंकि आरएसएस ही है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुखौटा है, उसके पीछे षड्यंत्र करने वाली आरएसएस है। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, ये झूठ क्यों फैला रहे हैं? अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने बड़ी तफसील से बात करी, और कई बातें इन्होंने ऐसी कह दी कि अगर ये इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंच जाएं तो शायद इन पे कार्रवाई हो जाए, क्योंकि इन्होंने। चिंता मत करो आप। वो चिंता हमें है आपकी, आप मेरे भाई हो, मुझे आपकी चिंता है। मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्डिंग उन तक ना पहुंचे, वरना जिस तरह से ये बात कर रहे थे और हिंदू मुसलमान एकता की। जी मैं अपना देख रहा हूँ, आप मेरी फिक्र करें, मैं आपकी फिक्र करूंगा। कि सबका साथ सबका विकास, देखिए सबका साथ सबका विकास कितना बढ़िया प्रोपेगेंडा बना रखा है। कल की तारीख में गुरुग्राम में 200 लोगों ने जुमे की नमाज में मस्जिद में घुस के लाठी डंडों से नमाजियों को पीटा, वहां तोड़ फोड़ की, इस पर कार्रवाई हुई। और सबसे बड़ी बात, ये तथ्य, ये जो इस प्रकार के एंटी एलिमेंट्स हैं, इनको हिम्मत कहां से मिल रही है? ये हिम्मत वहां से मिल रही है जब आप बलात्कारियों को जेल से निकाल के उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी आरती करेंगे, उनके पक्ष में यात्राएं निकालेंगे, तो ऐसे लोगों को संरक्षण प्राप्त होता है।
उनको ये लगता है कि एक ऐसी सरकार है जो हमको महफूज रखेगी, और महफूज रखा गया है पिछले 8 सालों में। लिहाजा ये जो नफरत आज का जो टॉपिक है स्पेसिफिक, बिल्कुल क्लियर कि इस देश में नफरत कौन फैला रहा है, तो उसके पीछे कोई अगर है तो एकमात्र आरएसएस है। इसको मैं खुले चुनौती के साथ डंके की चोट पर बोलता हूं कि आरएसएस ही है जो इस देश में नफरत फैलाने का काम करती आ रही है लगातार। मेरे मित्र ने हमको सीटों का हवाला दिया कि अब वो सीटें अपनी कम होती जा रही हैं। तो भाई साहब 2014 से पहले लंबे अरसे तक मात्र 2 सीटों तक सिमटे रहे थे आप लोग। तो इसका क्या मतलब है? 2014 में आप आए हो और मेरे मित्र ने, मेरे भाई ने काफी कम से कम ये एक्सेप्ट किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 137 साल पुरानी पार्टी है, उसके कुछ संस्कार हैं, तमाम चीजें हैं, इन्होंने ये एक्सेप्ट करा। वरना इनके 2 नेताओं को जो गुजरात से आए उनको तो ये लगता है कि जब से वो 2014 में सत्ता में आए हैं इस देश को सब कुछ तभी मिला है, उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले यहाँ खंडर थे। 2014 से पहले इस देश में कुछ नहीं था। 2014 के उन 2 नेताओं के जो गुजरात से आए वो सारे संस्कार ले आए, वो गंगा जमनी तहजीब ले आए, वो सारी फैक्ट्रियां ले आए, उसने देश विदेशों में देश का मान बढ़ा दिया। सब कुछ 2014 के बाद से हुआ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। ऐसा इनको लगता है। ठीक बोले, ऐसा इनको लगता है। मैं ठीक तो बोल ही रहा हूं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कभी गलत नहीं बोलते हैं। हम कांग्रेस के लोग हैं, हम कभी झूठ नहीं तो बोलते हैं। बताइए, मैं जवाब दूंगा आपके प्रश्नों का। जी जी बिल्कुल दीजिएगा। हम जी, कांग्रेस के लोग, जी जी मेरी बात कंप्लीट हो गई। हम सच्चे लोग हैं, ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते। अब मेरी बात को आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया है। कन्हैया कुमार को जब राजस्थान में गला से सर तन से जुदा किया जा रहा था, तब सो रहे थे कि आपके कांग्रेस के लोग? क्या हो गया था जब अजमेर के अंदर लोग चिल्ला रहे थे कि आके इस दरगाह में आइएगा? हम जब जाते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर में पुष्कर, तो अजमेर शरीफ होके जाते हैं। इसको कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। बिल्कुल। आपने जवाब सुन लीजिए। 20 साल तक कश्मीरियों के अंदर ब्राह्मणों को मार मार के भगाने में सहयोग किया। तब कहां थे आप? कहां थे? कहां गए थे वो सब लोग? कांग्रेस के नेता एक आंसू नहीं निकाल रहे थे जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया जा रहा था? तब कहां गए आपके आंसू? और आज हमको समझाने लगे हो। देश की दुर्दशा करने में यदि किसी एक व्यक्ति का हाथ रहा है, एक पार्टी का हाथ रहा है, तो वो कांग्रेस है। आप लोगों का बस चलता तो भारत के कितने टुकड़े हो जाते। और जहां तक लोगों ने कहा जवाहरलाल नेहरू जी रिस्पॉन्सिबल है, कश्मीर के इतिहास को पढ़ लो। यदि जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, वल्लभ भाई पटेल होते, तो आज कश्मीर की ये हालत नहीं होती। 2 ही ऐसी रियासतें थी, 3, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, जिसको नेहरू जी के विशेष सहयोग से बनाया जा रहा था। 2 बाद में उन्होंने कवर कर ली, 1 बच गई थी। आज तक समस्या नहीं। हिंदुस्तान के कश्मीर को, जो हिंदुस्तान का माथा है, यदि किसी ने खराब करने की कोशिश करी तो कांग्रेस की नीतियां हैं। हम नीति का विरोध कर सकते हैं, व्यक्ति का विरोध नहीं करते। और यही हमारी एक बहुत, आप व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, आप नेहरू का विरोध कर रहे हैं, आप नेहरू का विरोध करते हैं। इंटरप्ट नहीं मेरा अच्छी, ऐसे ऐसे फिर ना आप उनकी बात समझ पाएंगे ना वो आपकी बात समझ पाएंगे। ऐसे बीच में करेंगे तो विरोध कर रहे हैं। जो नीतियां और जिनके अपने व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं लोगों के साथ, मैडम माउंटबेटन के साथ कैसे संबंध है, उसकी चर्चा करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, ना करेंगे। और जिस आरएसएस को आज आप कह रहे हो आरएसएस को समझना है, तो जाके आओ। हजारों, दसियों हजारों, बीसियों हजारों, लाखों मुस्लिम समाज के लोग आरएसएस में आते हैं। वो पागल है क्या? राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अंदर आते हैं। इस देश को आपने बंटवाने का तरीका किया है। इस देश में यदि 135 करोड़ लोग टोटल रहते हैं, 120 करोड़ हिंदू हैं और 15 से 20 करोड़ यदि मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उसको किस तरीके से राष्ट्रीय विचारधारा में लाना है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काम कर रहा है। मोहन भागवत जी खुद कुछ दिनों के पहले मस्जिद में गए थे, तो आपके मस्जिद के एक मौलवी साहब कह रहे थे वो राष्ट्रपिता की तरीके के। अब आप कह दोगे कि उन्होंने उसको सेट कर दिया।
देखिए, ये इस हिंदुस्तान को यदि आगे बढ़ाना है, सुन लीजिए, आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, इस हिंदुस्तान को यदि आगे बढ़ाना है तो हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल जाओ, देश के लिए काम करो। इस देश को यदि बढ़ाना है तो हिंदुओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और मुस्लिमों को भी बढ़ना पड़ेगा। खाली आरएसएस को गाली देके काम नहीं चलेगा। यदि आज भी राष्ट्रवाद की बात आती है तो आरएसएस से ज्यादा कोई राष्ट्रवादी लोग नहीं हो सकते हैं। और फिर आपको समय मिलेगा, फिर आपने जितने लोगों को, आतंकवादियों को पनाह दिया था, जब पूरे भारत में अटैक हो रहा था, पाकिस्तान अटैक कर रहा था, मुंबई जल रहा था, तब आपके होम मिनिस्टर साहब खाली सदरी बदल रहे थे। उनको सदरी बदलने में बहुत समय लग रहा था। देश में क्या हो रहा है, आज चिड़िया भी पर मारती है ना, तो उनके पाकिस्तान के घर में जाकर अटैक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके हम वापस आते हैं और पूरे विश्व में हमारा 56 इंची सीना चमकता है। पहले जाते थे हमारे आपके रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी और बैठे रहते थे 3-3 दिन अमेरिका में, राष्ट्रपति मिलने नहीं देता था। भारत का हर व्यक्ति जानता है अब प्रधानमंत्री कैसे जाते हैं। और अब जब यूक्रेन, अरे सब हम पढ़ के नहीं है, हम प्रवक्ता हैं। अब आप ना बोले बीच में तो ठीक रहेगा। दूसरी चीज, आज जब यूक्रेन और यूएसए का, यूक्रेन और रशिया का लड़ाई हो रहा होता है, तब ये कहा जाता है कि जिसके पास भारत का झंडा होगा, तिरंगा झंडा होगा, उसको जाने दिया जाएगा। तो पाकिस्तानी भाई भी तिरंगा झंडा लेके निकलते हैं और भारत की सरकार उनको लेके आती है, चाहे वो यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, अफगानिस्तान का युद्ध हो। ये दम दिखाया है मोदी जी के 56 इंच सीना ने। और फिर तो और ज्ञान दिया है आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने। देखिए, मैं आपको ज्ञान आपको कितना है और क्या चीज है उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बीच में इंटरप्ट ना करें, ऐसे ना आप उनकी बात समझ पाएंगे ना ये आपकी बात समझ पाएंगे। मैं दोनों को बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, हो सकते हैं, मैं बहुत अज्ञानी और बहुत मूर्ख हो सकता हूँ। मैं बहुत मूर्ख हूँ, इसलिए ये सब बातें कर रहा हूँ मैं। जब यूक्रेन से लोग आए यहाँ पे पहुंचे दिल्ली में, तो वो रो रहे थे, चारों तरफ से बम, दोनों सरकारों ने, दोनों कंट्रियों ने रोक दिया था कि भारत के लोग जा रहे हैं। बसों पे आपने वीडियो देखे होंगे, टीवी चैनलों पे सब देखा होगा। तब कहां गया आपका हिंदुस्तान? तो क्या उसमें कुछ किसी मुस्लिम को रोका गया, क्या किसी हिंदू को लाया गया? नहीं, हर भारतवासी को लाया गया। और इसलिए इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी धर्म की राजनीति को छोड़कर राष्ट्र की राजनीति में आओ। और आपके लिए तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए इसलिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि अभी तक जिस लोगों का आपकी पार्टी के ऊपर वृद्ध हस्त था, गांधी परिवार का, उससे शायद मुक्त होकर खड़गे जी आएंगे। देखो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि सीताराम केसरी का तो मैंने जमाना देखा था। 2 साल के अंदर ही उनको कमरे में बंद करके सोनिया गांधी जी दूसरे कमरे में बैठ गई थी, आके कमरे में बंद किया था, धोती फट गई थी। इसको कहते हैं कांग्रेस का चरित्र। इसलिए हमको ज्ञान ना दे, हम एक बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं, ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। जो सच्चाई हमने देखी है पिछले समय पर, उसको आपको बखान कर रहे हैं। और संघ को समझने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, आने की जरूरत होगी। हाँ, शाखाओं में, हाँ शाखाओं में आइए, कार्यक्रमों में आइए, आपका स्वागत है। बिल्कुल, एक एक करके तो नहीं कर सकते हैं इसलिए क्योंकि शुभेंदु जी ने जो इतनी तफसीली बातें बता दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे भी पहुंच गए। ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और 1952 में बनी जनसंघ से लेके 1977 तक भारतीय जनता पार्टी और आज तक कितने चुनाव हुए उनके यहाँ? हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, 17 तारीख को वोट पड़ेगा, 19 को डिक्लेयर होगा कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। हम ऐलान कर रहे हैं, अलल ऐलानिया हम चुनाव करवा रहे हैं। बताएं इनकी पार्टी में कितनी बार चुनाव हुआ है? अभी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको कितने वोट मिले थे? वो कई वोटों से जीत कर आए हैं? फिर आ जाइए, हर बात का जवाब दूंगा। बता रहे थे वो आतंकवादी कांग्रेस के दौर में वो हमला करते थे और वो ऐसे आग लग जाती थी। वो कौन मंत्री था जो पाकिस्तान के 3 खूंखार आतंकवादियों को कंधार ले गया था, बिरयानी खिलाता था? वो कौन प्रधानमंत्री था जो नवाज शरीफ की अम्मा के लिए साड़ी ले गया था गिफ्ट में, बिना बताए विदेश यात्रा कर ली थी? तो ये सारी चीजें धारा 370 से लेके और तमाम चीजें नेहरू जी इनके जबान पे आ गए, लाख ये रोके, लेकिन ये
नेहरू जी, पटेल जी का जिक्र किया। ये वही पटेल जी हैं जिन्होंने आरएसएस पे 2 बार बैन लगाया था। भूल गए क्यों लगाया था? और ये वही आरएसएस ने पटेल लिख जी ही है। दिया था। जी जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए। और आरएसएस ने लिख के दिया था कि हम राजनीति नहीं करेंगे, कोई सियासी दल नहीं बनाएंगे। चिट्ठी लिखने में ये लोग काफी माहिर हैं। आजादी से पहले से चिट्ठी लिखते हुए आए हैं। माफी, कभी किसी भी तरह प्रकार की, नाना प्रकार की चिट्ठियां लिखने का इन लोगों को बहुत शौक है। वो सारी चिट्ठियां सार्वजनिक हैं, दुनिया ने देखी हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं। लिहाजा पटेल जी, नेहरू जी के विषय में आप हमारा ज्ञान वर्धन ना करें, क्योंकि हम किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आते हैं। और रही आतंकवादी घटनाओं की बात, पुलवामा का जवाब दीजिए कि इतने सैकड़ों किलो की तादाद में आरडीएक्स कैसे आ गई, और जिन लोगों के उसकी जिम्मेदारी थी उन पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस पर जवाब दीजिए। नाम लेकर बताइए कौन कौन लोग जिम्मेदार थे, उनको कौन कौन सी सजाएं हुई हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई है। लिहाजा ये मत बताइए कि क्या क्या कांग्रेस के समय में हुआ है। ताबूत घोटाला किसके समय में हुआ? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, वो किसके दौर में हुआ? वो किस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था? सरकार किसकी थी? इसलिए कांग्रेस ने जितने भी समय इस देश में सियासत करी है, सबको साथ लेकर चले हैं, इसलिए इतने वर्षों तक वो सियासत कर पाए हैं। और 2014 में आप आ गए, इसके लिए जाहिर सी बात है इस देश की जनता ने चुना है। समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी आवाम को भी ये बात समझ में आ जाएगी, और धीरे धीरे आ रही है। जी जी महाराज जी, समय को भी ध्यान में रखना है। मेरा अगला सवाल जी। होगा शुभेंदु जी आपसे। भाजपा अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए अन्य धर्मों के लोगों को रिझाने की कोशिश करती है, ऐसा आरोप लगाया जाता है भाजपा पे, क्या है इसकी सच्चाई? अन्य धर्मों को वोटों को लेने के लिए हमने क्या काम किया? जैसे उनको क्या रिझाया हमने? ये आरोप कोई लगाया एक जाता है एग्जाम्पल, कि जैसे एक कोई एग्जाम्पल दें, कोई भी एक एग्जाम्पल दें कि हमने कोई भी ऐसी कोई भी योजना जो धर्म विशेष के नाम पर हो, कोई ऐसी योजना नहीं है। खाली चिल्लाना बैठाल के दिन भर से एक जो एक भ्रमित माइंडसेट है, जो देश का एक डाइवर्टेड है, जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, उनको इस सब चीजों में लगा देना। कन्हैया कुमार ऐसे लोग जो पूरे देश को बटने के लिए काम करने वाले अरेस्ट लोग हैं, करवाइए, तो अपने अरेस्ट करवाइए। में मत बोलिए। सर आप झूठ बीच में मत बोलिए। कन्हैया मेरा कुमार अगर कल्प्रिट हैं बीच में तो आप मेरा गिरफ्तार करवाइए। वो बीच में कानून, नहीं नेताजी, नहीं कानून बीच में का नहीं, काम है। जैसे आप इंटरप्ट करेंगे, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ ना, पूरा तो पूरा मौका सब दिया जाए। कन्हैया कुमार से लेके दुनिया भर के लोग, जो लोग देश को तोड़ने की बात करते रहे, वो कांग्रेस के लोग हैं। और आज की कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस में बहुत फर्क है। इस पूरे समय पर आज पूरे भारत में 2.5 सरकारें हैं इस समय, छत्तीसगढ़, राजस्थान और आधा कहीं और। आने वाले चुनाव में वो भी नहीं रहेगी। शून्यता के लिए जो बात मैं कह रहा हूँ, वो जानबूझ के कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कह रहा कि कांग्रेस की ये स्थिति आई है। कांग्रेस के कर्मों ने यहाँ तक लाया है पूरा भारतवर्ष को। यदि क्रिश्चियन कन्वर्जन में किसी ने झोंका, तो कांग्रेस की सरकारों ने झोंका। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पता नहीं कौन कौन से लोग, कौन कौन सा नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दिया 70 सालों में। जहां 3% लोग हिंदू रहते थे, वो आज 97% लोग हिंदू हो गए। और किसको समझ में नहीं आया कि ये कौन कर रहा है? क्या ये इटली से आए हुए लोग हैं? मैडम इनका आंकड़ा सुन लीजिएगा। बिल्कुल सुनिएगा। 3% हिंदू थे, 97% हो गए, और कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं मैं। आप जाके ज्ञान लीजिए, वहां पे कितने क्षेत्र हैं जहां 90% से ऊपर हो गया। एक बेसिक क्षेत्रों में भी 80% से ऊपर हो गया। अब तो ऐसे समय कहा हुआ, आज सरकार भाजपा की आने के बाद 8 सालों में जो विदेशों से पैसा आ रहा था दुनिया भर के एनजीओ में, रुक गया, कन्वर्जन रुक गया। देश के लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा, देश को बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा।
भारत के अंदर जब कोरोना काल आया तो भारत ने वैक्सीन बना ली, तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब लोग बिके हुए हैं इंटरनेशनल लॉबीज के साथ काम करने के लिए। क्योंकि लॉबीज ने इनको कहा कि इंडिया की वैक्सीन इंडिया में लग जाएगी तो हमारी दवाएं कहां बिकेंगी। नहीं, हम तो उनका ही प्रचार करेंगे। दुनिया को समझ में आता है। यहाँ पे बैठ के केजरीवाल चिल्लाते हैं कि बाहर से विदेशों से वैक्सीन मंगाओ। राघव चड्ढा चिल्ला के कहते हैं 15 साल लगेंगे वैक्सीन कराने में। 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कराकर भारत ने विश्व में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया। तब ये राहुल गांधी घर में सो रहे थे और कह रहे थे ये वैक्सीन मत लगाना। ये राष्ट्र के तोड़ने वाले लोग हैं कि क्या करने वाले लोग हैं? और हमको समझा रहे हैं कि संघ और उसको समझा रहे हैं देश को बंटवाने की बात। इस देश को बनाने में पिछले 8 सालों में देश की नींव रखने में जो काम किया है वो धर्म से ऊपर काम किया है। आपने गुड़गांव की बात करी है। जो लोग भी होंगे मस्जिद में जाते होंगे या मंदिर को पत्थर मारते होंगे, वो कोई ठीक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। कानून को हाथ में लेना किसी के जरूरी नहीं है और किसी के सर पे ये लोग नहीं होते। ना आपके कंट्रोल में है ना मेरे कंट्रोल में है। कानून उसको अंदर करता है और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वो कहीं का भी हो। जितना एक मेरी बहन हो सकती है, मेरी सगी बहन हिंदू, उतनी ही मेरी सगी मुस्लिम बहन भी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये समझ में आ गया। बिल्किस बानो आपकी बहन थी? बीच में मत बोलिए, मैं आपको 4 बार टोक चुका हूँ। बिल्कुल टोक चुका हूँ मैं। आपकी बातों में जब आप बोले तो शांति से सुन रहा हूँ। सब मेरी बहनें हैं। भारत में रहने वाली जितने भी भारत में रहने वाली जितनी भी माताएं हैं मेरी माताएं हैं। वो किसी भी धर्म की हो सकती है, किसी भी जात की हो सकती है। और रहने वाली बहनें सब मेरी बहनें हैं। धर्म से ऊपर उठ के बात कह रहा हूं मैं। राजनीति नहीं करना चाहिए बहनों और भाइयों के बीच में, परंतु ये जब नहीं करोगे तो आपको वोट कौन देगा? हमने नहीं की, बताओ। आज हमारे पास जब हमने एक ऐसा समय आया जब हमको लगा कि ट्रिपल तलाक खत्म करना चाहिए तो खत्म किया ना। एक ऐसी कुव्यवस्था थी देश के लिए। आज हमको लगा कि स्कूलों के अंदर एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद हिजाब को लेके इतना आप एक्टिव नहीं होते तो आज बहुत सारी बहनों का और डेवलपमेंट होता। परंतु आप चाहते हो, एक विशेष धर्म के लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। ये कारण है वो आज हिजाब के लिए इतना विरोध हो रहा है। तो देश को बढ़ने के लिए कम से कम राजनीति ना करें। राजनीति हो सकती है वोटों के लिए, पॉलिसी के लिए, आपकी अच्छी और हमारी खच्ची पॉलिसीज को लिए हो सकता है, पर देश से ऊपर आपके लिए कुछ नहीं है। खाली सेना पे इल्जाम लगा देना, सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक पर ऑब्जेक्शन कर देना, ये कांग्रेस का काम है और ऐसा ही करते रहे हैं। सेना के लोग जब शहीद होते थे, मैं आज के दिन मैं मुलायम सिंह जी की को याद करते हुए कहता हूं कि उन्होंने अपने समय काल पर जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि यदि शहीद होता है कोई भी सैनिक, उसका शव उसके गांव में जाना चाहिए, चाहे कितना भी खर्च आए। तो अच्छी चीजें चाहे कांग्रेस ने करी हो चाहे किसी और ने करी हो, हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। 70 सालों में ऐसा नहीं है कि कुछ डेवलपमेंट काम नहीं हुआ होगा, हुआ है। धन्यवाद। हुआ है, परंतु हम जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान में समझ में आना चाहिए कि जो गति में होना चाहिए था वो गति में नहीं हुआ। 70 सालों में यदि आप 4 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बनाते हो तो हम 8 सालों में 90 किलोमीटर पर डे हाईवे पे पहुंच गए। 70 सालों में यदि आपने 14 नेशनल एयरपोर्ट डेवलप किए तो हमने 8 सालों में 150 एयरपोर्ट डेवलप कर दिए। 70 सालों में आपने यदि एक एम्स बनाया पूरे भारत में तो हमने 27 एम्स बना के उसको आगे किया। यदि 70 सालों में 5 IIT थे, हमने 37 IIT बना के दिए। यदि 70 सालों में खाली 6 IIM थे तो हमने 31 IIM बना के दिए। 70 सालों के अंदर हाईवे की जो लेंथ थी, जितनी 70 सालों में आपने बनाई थी, उतने हमने 7 सालों में बना के दिखाई है। इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का 56 इंच सीना। धन्यवाद। जी मेरा जी, जल्दी से इस पे आप अपना कमेंट करें, फिर मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। मैं शुरुआत करता हूँ। इन्होंने शुरुआत करी थी अखिलेश यादव के वैक्सीन वाले। तो अखिलेश यादव के पिताजी के साथ मिलकर सरकार कौन चला चुका है, ये सवाल आप अखिलेश यादव से पूछिएगा वैक्सीन वाला। हम कांग्रेस के लोग इसका जवाब देने के लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। अखिलेश यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी
राहुल गांधी की वैक्सीन लगवाई? भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के साथ सरकार चला चुकी है, ये आप लोग तय करिए। राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई? प्रश्न का जवाब दे दो। एक सेकंड शुभेंदु जी, मेरा आपसे वैक्सीन को लेकर ही सवाल होगा कि क्या वैक्सीन जब आई देश में तो कांग्रेस ने इसको लेकर बढ़ चढ़कर एक मुहिम चलाई कि जन जन तक वैक्सीन पहुंचे? क्या इसके लिए कोई कार्य किया गया कांग्रेस की तरफ से कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगे जिससे कि उनकी जो जान है वो सुरक्षित हो सके? बिल्कुल, मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे पूरे परिवार ने लगवाई है, मेरे जितने जानने वाले कांग्रेसी, हमने काम किया। मरता क्या ना करता, मरता क्या ना करता। वाह 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 वाह, देख रहे हैं, यही है। वैक्सीन लगा के पब्लिक के सामने ये कहा होता कि सब लोग वैक्सीन लगवाइए, नहीं कहा उन्होंने, एक बार भी नहीं कहा। मैं जवाब मांगता हूं कि वैक्सीनेशन में क्या पॉलिटिक्स थी? यदि वो सबके सामने लगाते और सबने अपनी सेल्फी डाली है, फोटोएं डाली है, नहीं, ये काम सिर्फ मोदी जी का है। तस्वीर खिंचवाने का काम सिर्फ मोदी जी का है। राहुल गांधी को जो करना होगा वो करेंगे। अरे वैक्सीन डालने में क्या था देश के लिए? जब देश डाली नहीं डाली आपको कैसे मालूम है? मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, माता जी के पांव छूते हुए भी फोटो खिंचवा लेते हैं, ये काम मोदी जी का है। बिल्कुल, काम मोदी जी के पैर छू के। की बात आई है, माता जी की बात आई है, तो राहुल गांधी की भी एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें वो शूज का जो फीता है उसको बांध रहे हैं। तो अगर हम माओ पे अगर जाते हैं, अगर इस तरह की ओछी अगर हम राजनीति करते हैं, चाहे भाजपा करे चाहे कोई भी राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। भारतीय जनता पार्टी, हम उसका जवाब दे रहे हैं और हम देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति की शुरुआत ना की गई होती तो इस तरह की बातें ना हो रही होती। शुरुआत क्योंकि इनकी तरफ से हुई। हम जब कोई इस बात को अगर आज प्रधानमंत्री के बात कहते हैं तो फौरन ये लोग चिल्लाने लगे, अरे प्रधानमंत्री के खिलाफ। वो ये देश के प्रधानमंत्री हैं। नेहरू जी भी इस देश के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता। इन लोगों ने उनको भी नहीं बख्शा, उनके खिलाफ षड्यंत्र चलाया। मजबूर हैं आप धर्मनिरपेक्षता की बात करने पर, और आप राष्ट्रवाद की बात बताते हैं तो 2002 तक संघ के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया? जवाब चाहते हैं, जवाब चाहते हैं। भगवा आपके लिए ज्यादा बड़ा है या तिरंगा ज्यादा बड़ा है? बिल्कुल दीजिए। आपके मस्जिद में जिसमें आप जाते थे तिरंगा झंडा लगा था? सुन लीजिए, केवल और केवल तिरंगा झंडा सरकारी ऑफिस में लगता था 2002 तक। सुन लीजिए, धर्मनिरपेक्षता का डंका पीटते हैं ना आप। जिंदल जी ने, नवीन जिंदल ने आपने धर्मनिरपेक्षता का डंका पीटते हैं ना 2002 तक संघ के मुख्यालय, और कांग्रेसियों ने फहराया और आप लोगों ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया और कोर्ट को यह कहना पड़ा कि इस देश में कहीं भी तिरंगा फहराने से आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। मजबूरन आपको तिरंगा फहराना पड़ा और फैलवाएंगे। आप बिना इंफॉर्मेशन के मत बोलो, आप बिना इंफॉर्मेशन के मत बोलो। 2002 तक सरकारी बिल्डिंगों में ही झंडा फहर सकता था, ये कानून था। फ्लैग एक्ट ऑफ इंडिया 1950 का फ्लैग एक्ट इंडिया के हिसाब से केवल सरकारी ऑफिस में झंडा फहर सकता था। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। फिर नवीन जिंदल जी ने अपनी एक फैक्ट्री में, जसवंतपुर नगर में जो उनकी फैक्ट्री थी, वहां पर उन्होंने जब झंडा फहराया तो उनके अगेंस्ट में आपकी सरकार थी वहां पे, अजीत जोगी की सरकार, उन्होंने एफआईआर किया। जब एफआईआर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए नवीन जिंदल, और तब ये तय हुआ कि भारत के सभी बिल्डिंगों में तिरंगा झंडा फहर सकता है। और उसके बाद 2002 के बाद झंडा फहरना चालू किया और संघ ने भी झंडा फहराया है। ये आपको ज्ञान की बात ले लो। 1947 से 1950 तक फहराना पड़ेगा। लीजिए, और ये जो आप मोहन भागवत जी की बात कर रहे थे, मस्जिद गए हैं, मत बोलो, मस्जिद गए हैं करो। ये तिरंगा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता है। अभी सबको जाना पड़ेगा, सब जाएंगे, सब बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। 1947 के बाद एक जानकारी को ले लो। 1947 के बाद 1950 तक, जब तक ये फ्लैग एक्ट इंडिया का एक्ट, जो फ्लैग के ऊपर एक्ट बना 1950 का, नहीं आया था, 3 साल संघ ने हर अपने कार्यक्रम में
तिरंगा झंडा फहराया जानकारी के लिए है, नहीं जानकारी है तो ले लेना जाके। अभी तिरंगा अभी जब इन्होंने हर घर पे तिरंगे की बात करी थी ना, फिर डीपी लगाइए, हमने नेहरू जी की तस्वीर लगा दी। कोई एक संघ का कार्यकर्ता तिरंगे की साथ अपनी तस्वीर नहीं लगा पाया, क्योंकि थी नहीं। तिरंगे का विरोध करने वाले ये लोग हैं। तिरंगे का विरोध किसने करा था? तिरंगे का विरोध किसने करा था? पता नहीं अरे कहां से सारी आपने जानकारी तो आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पास है। मोहन भागवत जी ने भी तिरंगा लगाया। अरे लगाना पड़ा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तिरंगे का विरोध नहीं करेंगे आप अब। अरे कोई नहीं कर सकता, क्यों करेगा? तिरंगे का विरोध संघ ने करा है, संघ ने करा है, संघ के नेताओं ने करा है। पढ़ाई पढ़ के आओ, पढ़ के आइए। सुन लीजिए, अभी जो उन्होंने आपको बताया है जिस एक्ट के बारे में, एक बार उसको फिर से आप समझिए और पढ़िए कि क्या रूल पहले से 2002 से और अब के क्या रूल थे। तिरंगे का आप भी पढ़िएगा। पहले कर सकता था ना, तो अब कोई कर सकता है। तिरंगा जो है वो ने करा है। मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको वेरीफाइड न्यूज दे दूंगा। संघ के नेताओं ने तिरंगे का विरोध करा है। मैं अगले सवाल पर आती हूँ, जिन्होंने विरोध किया है दूसरी डिबेट में जाना है, कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल अगला सवाल करती हूँ। इतना समय बिल्कुल मैं चाहूंगी कि आप लोग ना लें। मेरा फटाफट से अगला सवाल आपसे होगा, मेरा जो चाहूंगी जल्दी से ही आप इसका जवाब दें। क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है? ये आरोप लगाए जाते हैं और इसके लिए एक आपको एग्जांपल दे दूं। जब श्री राम मंदिर की बात की गई तो श्री राम को काल्पनिक बताया गया। जब भी हिंदू हित में कोई निर्णय आता है तो कांग्रेस सबसे पहले इसका विरोध करती है, क्या कारण है? कतई बिल्कुल नहीं। 70 साल में कांग्रेस ने जितने भी जहां भी सत्ता रही है, तो ये बताइए कि इतने प्रधानमंत्री, इतने मुख्यमंत्री, इतने गवर्नर, इतना ये जो सारा निजाम है सरकारी, इसमें कौन लोग रहते थे? सब हिंदू ही थे ना। ये एक भ्रम फैला रखा है, ये भी, इसके पीछे भी आरएसएस, ये एक भ्रम फैला रखा है। आप बताइए ना हर सरकारी महकमे में हिंदू, डीजीपी से लेके तमाम ये जो भी पोस्टें थी, इसमें 99% कौन लोग होते थे? तो क्या आप मान लीजिए आप किसी पोस्ट पे हैं, तो क्या आप हिंदू विरोधी काम करेंगी? सारे सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, जिला जज, तहसील, लेखपाल से लेके राष्ट्रपति तक ज्यादा कौन लोग बने? हिंदू बने हैं या किसी और धर्म के लोग बने? तो क्या वो अपने ही धर्म के खिलाफ उन्होंने सारे निर्णय लिए? ये सारी जो अफवाह है ये फैला रखी है आरएसएस ने कि कांग्रेस हिंदू विरोधी थी। अरे इतने इतने प्रधानमंत्री हुए हैं, इसमें कितने मुसलमान हुए? आप बताइए ना, कितने मुसलमान हुए? ये हिंदू विरोधी कह देना, और इनको लगता है कि सारा हिंदुत्व इन्हीं के। बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए कितने हिंदू हुए? अरे आप बताइए। आप ही तो क्वेश्चन पूछ रहे, बता रहे, हम बता रहे हैं। जानकारी दो आप हमको। आप बताइए कितने प्रधानमंत्री हुए हिंदू? बताइए ना। और कितने मुसलमान? आप बताइए कितने हुए मुसलमान? कितने मुसलमान हुए? 70 साल तो आपकी सरकार रही। कितने मुसलमान प्रधानमंत्री हुए? कितने मुसलमान प्रधानमंत्री हुए? क्विज कंपटीशन हम कभी और करेंगे। मेरा जी जल्दी से एक सवाल और आपसे, फिर आखिरी सवाल किससे होगा मेरा? ये भ्रम फैला रखा आरएसएस ने। कुछ नहीं। मेरा जी जल्दी से एक सवाल और आपसे करती हूँ, आखिरी सवाल शुभेंदु जी आपसे मेरा होगा। कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा कर रही है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, लेकिन जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो गई है? मैं जवाब दे रहा हूं। सबसे कम बेरोजगारी अगर किसी राज्य में है तो वो है छत्तीसगढ़। जानकारी हासिल कर लीजिएगा, सरकारी आंकड़े हैं। सरकार ये कहती है, जब स्टेट वाइज सारे स्टेट का बेरोजगारी का आंकड़ा पेश किया जाता है, तो उसमें सबसे कम कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की है। और रही बात महंगाई की, तो निश्चित तौर पे डीजल पेट्रोल के दाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, जब वो बढ़ेंगे तो महंगाई सब जगह बढ़ेगी, पूरे देश में बढ़ेगी, उसे कोई देश अछूता नहीं रह सकता है। सरकार स्टेट के हाथ में जो होता है टैक्स लगाने का, तो वो कम क्यों नहीं करती है? चलिए सेंट्रल ने तो जो लगाया, पर आप अपनी तरफ से भी तो कम कर सकते हैं ना। तो ये सौगात आप क्यों नहीं देते जनता को? नहीं, जहां पर होता है वहां जरूर देते हैं, ऐसा नहीं। चलिए ठीक
ठीक है, मेरा आखिरी सवाल शुभेंदु जी आपसे होगा, क्या भाजपा हिंदू राष्ट्र बनाएगी? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू वर्ड को समझना बहुत जरूरी आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना करी गई है, उसमें उसको धर्म के हिसाब से नहीं किया गया है। हिंदू धर्म ये है कि किस तरीके से एक व्यक्ति का अपने पिता के साथ संबंध होना चाहिए, माता के साथ संपर्क होना चाहिए, बहन और भाई के साथ संपर्क होना चाहिए, समाज के साथ साथ होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की बात होनी चाहिए और सबका कल्याण हो इसकी बात होना चाहिए। ये हिंदू धर्म की सही परिकल्पना है। हिंदू धर्म कहीं पूजा पद्धति को लेके नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं 33 कोटि के लोग हिंदू देवी देवता हैं, तो ये 33 करोड़ धर्म हो जाते यदि हम देवी देवताओं के माध्यम से धर्मों को जोड़ने लगते। हिंदू धर्म एक जीवन जीने की कला है और ये हिंदू धर्म विश्व का गुरु बनने के लिए बढ़ चुका है। और हिंदू राष्ट्र जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें धर्म उस धर्म के नाम से नहीं कि पूजा पद्धति के हिसाब से अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हम अपने मंदिरों की घंटी अजान के साथ सुन सकते हैं। इस कल्पना के साथ पूरा विश्व में भारत धर्म को आगे ले जाके, हिंदू धर्म को ले जाके आगे विश्व गुरु बने और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हो। इस परिकल्पना को लेके हम विश्व भारत को हिंदू धर्म का हिंदू देश बनाना चाहते हैं। इसमें कोई गणना हमारे पूजा पाठ की पद्धति से नहीं होनी चाहिए, कपड़े पहनावे से नहीं होनी चाहिए, लिखावट से नहीं होनी चाहिए, बोली से नहीं होनी चाहिए। सब बहनें सबकी बहनें होनी चाहिए, सबकी माताएं सबकी माताएं होनी चाहिए। इस कल्पना से यदि हम हिंदू राष्ट्र को बनाएंगे तो बहुत जल्दी विश्व में हम विश्व गुरु बनेंगे। जैसा हम भारत माता को अपने परम वैभव पे ले जाएंगे, जैसी हमारी अपनी कल्पना है, और हम अपने इसी देह से, इसी बॉडी से, इसी देह से भारत को विश्व गुरु बनता हुआ देख पाएंगे। जी बिल्कुल, मेराज जी अगर आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहते हो तो जल्दी से 10 सेकंड में करें, फिर इसकी समाप्ति की जाएगी। देखिए, हमारे भाई जिस तरह से बता रहे थे कि हिंदू धर्म इन्होंने परिभाषित किया, ये इनकी परिभाषा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा, ले दे के वहीं आऊँगा कि संघ की परिभाषा और मेरे भाई की परिभाषा में बहुत अंतर है। ये जिस तरह से हमारी बहनें, हमारी माताएं कर रहे थे ना, तो उसी तरह से क्या ये कह सकते हैं कि बिल्किस बानो कौन थी? इनकी बहन थी या नहीं थी? अगर इनकी बहन थी तो उसके हत्यारों, उसके बलात्कारियों को सुन लीजिए। अभी मैंने नहीं टोका था, मैंने नहीं टोका था सर, फिर आप कहेंगे। और कपड़े पहनावे की बात कर रहे थे, तो कौन कहता है कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं? ये इनकी व्यक्तिगत राय है। मैं इसका आदर करता हूं, इसका सम्मान करता हूं और आपका बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी ऐसे विचार रखते हैं। अन्यथा आपके नेतागण नहीं रखते हैं। वरना प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं और देश का गृह मंत्री कहता है कि यहां बटन दबाओ तो वहां करंट लगेगा। वो जो लोग बैठे हुए थे वो इसी देश के थे। ये भावना, ये अंतर है। आपका व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन आपके नेताओं और संघ की यह विचारधारा नहीं है। ये आप कह सकते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आप ऐसी सोच रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे लोग जो संघ से निकल के आए हैं, उनकी ऐसी विचारधारा कतई नहीं। वो इस विचारधारा को, मैं भी संघ से निकल के आया हूं। बहुत अच्छी बात है। तब तो आपको मालूम होना चाहिए, पूरा मालूम कि है। ये आपकी व्यक्तिगत हो सकती है। आपको अभी समय लगेगा वो समझ में आने के लिए, और समय। हाँ बिल्कुल, जब हमें समझ में आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। बिल्कुल 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 मेराज जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। शुभेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद। आज की जो डिबेट है, देश पे नफरत फैलाने का कार्य कौन कर रहा है, इस पे आप सभी का आभार कि आपने इतने अच्छे अच्छे अपने विचारों को रखा, और हमारी जनता का भी बहुत बहुत आभार कि आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं। इसी तरह देखते रहिए आर शांतनाथ।